अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब शमाली इकबाल खान ने पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस स्कैंडल को जो वहाँ करप्शन हुई है उसको उजागर किया है मीडिया के सामने। तो आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अरसे से आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अटक कैंपस जो है उसका संग बुनियाद रखा गया और उसके मामलात चलते रहे। ये एक बहुत बड़ा करप्शन का गढ़ है जो हमारे जिले के अंदर मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने एलेबरेट करता हूँ। 2014-15 के एडीपी में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस मंसूबे को शामिल किया गया था और उस वक्त इसकी जो कास्ट थी वो 879.668 मिलियन थी और इसमें 2 साल में मुकम्मल होना था। फिर जब 2 साल मुकम्मल हुए तो काम अभी बहुत पीछे था, तो इसकी रिवीजन की गई 30 नवंबर 2016 को। फिर इसको मुकम्मल तौर पर 2 साल के बजाय 3 साल का किया गया, 36 महीने का, और इसने मुकम्मल होना था जून 2019 में। फिर ये अपने वक्त पे मुकम्मल नहीं हुआ और दिसंबर 2019 में इसको फिर रिवाइज किया गया और इसको 60 महीनों का, मतलब 24 के बजाय 60 महीनों यानी 5 साल का इसकी मुद्दत जो है वो मुकर्रर की गई और उसने जून 2021 में मुकम्मल होना। फिर 2021 में ये लोग बैठे और उन्होंने देखा कि अभी भी काम बाकी है, तो इन्होंने उसको तीसरी दफा रिवाइज किया और इसको मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दी गई और इसको दिसंबर 2022 में मुकम्मल होना था। अब देखा कि दिसंबर 2022 में भी काम की सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा क्या थी। किसी तरह भी ये यूनिवर्सिटी कहलाने के का मुस्तहिक नहीं था इदारा कि जहाँ पे कोई काम हो सके, जहाँ दाखिले हो सके, जिसको फंक्शनल या ऑपरेशनल किया जा सके। तो इन्होंने उसके बावजूद जो है वो 27 दिसंबर 2022 को PC4 जारी किया। PC4 का मतलब है कि काम मुकम्मल हो गया है, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, आप यहाँ पे आके दाखिले करें। आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अगर आप ऑन ग्राउंड चले जाएं, हमने भी कुछ यहाँ पे तस्वीरें बनाई हैं, हमने खुद भी उसको देखा है, लेकिन मैं आपके सामने उसकी जो पहले तफसीलात बयान करता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप सब सहाफ़ी हज़रात अपने बाकी दोस्तों के साथ जो हमें इस वक्त नहीं सुन रहे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन तक हमारी ये बात पहुंचे, मैं उन सबको दावत देता हूं कि अपने जिले में होने वाले इतने बड़े घपले को खुद जाके देखें कि उसकी चारदीवारी की क्या सूरत हाल है। उसमें सड़क कोई नाम की कोई चीज नहीं है, बड़ी कदावर घास खड़ी है जिसमें से पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है और उसको जानबूझ के इन लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ है ताकि उसको कोई विजिट ना कर सके, कोई देख ना सके, देखने के लिए जाए तो उसको रास्ता ही ना मिले। अब वो जो बिल्डिंग्स बनी हुई है बिल्कुल भूत बंगले हैं और उसका जो ऑडिट हुआ है सन 2022-23 के माली साल का मुकम्मल ऑडिट जो हुआ है उसमें जो जिन घपलों की निशानदेही की गई है और जिन अमाउंट्स पे एतराजात किए गए हैं उनका टोटल बनता है 1,27,15,50,453। 1.25 अरब से जायद की ये रकम है जिसके ऊपर एतराजात किए गए हैं और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ऑडिटर्स ने सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी, वो एयर थी, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी और फिजिकली जब इंस्पेक्शन की गई तो मैं आपको उसमें चंद एक चीजें मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं कि किस किस तरीके से यहाँ पे खराबियां थी और घपले किए गए। मिसाल के तौर पे आप अंदाजा लगाएं, उसकी जो बाउंड्री वाल थी उसकी बनानी थी उन्होंने 8 फुट ऊंची बनानी थी और 11,960 RFT उसकी पैमाइश थी। वहां उसकी जो रकम जो जमा उन्होंने पेमेंट की है वो 44,898 यानी 45 मिलियन रकम दे दी। लेकिन आज भी मैं आपसे कहता हूं कि मौके पे जाएं, इस वक्त जाके उन्होंने कुछ काम शुरू किया है। हमारी सारी मूवमेंट के बाद हमारे लोग गए हैं, उन्होंने वहां फोटो बनाए हैं, जाके मौके पे जरा थोड़ा सा अपनी मूवमेंट दिखाई है, तो उसके बाद इन्हें अंदाजा हुआ है कि मामला खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने अब जाके उसको शुरू किया। जो वहां पे दीवार बनी हुई थी वो 8 फुट के बजाय 6 फुट थी। प्लस्तर डॉक्यूमेंट्स में बिल्स के मुताबिक प्लस्तर दोनों तरफ हुआ था। मौके पे आधी दीवार का एक तरफ से प्लस्तर हुआ था, आधी का दोनों तरफ प्लस्तर नहीं हुआ था और ये 45 मिलियन का घपला था और उसमें से बहुत सारा हिस्सा बाद में गिर भी गया है। ऑडिट के बाद जब बारिशें हुई हैं तो हिस्सा गिरा भी है और उसकी वजह ये थी इस आम जमीन के ऊपर ईंटें रख के उसको बना दिया गया था। कोई बुनियाद, जैसे हम
के फाउंडेशन कहते हैं वो बिल्कुल नहीं थी। और इस वक्त आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है ना वो उसका हिस्सा गिरा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल है वहां पे, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 45 मिलियन और उसकी उन्होंने पेमेंट कर दी, मुकम्मल पेमेंट कर दी 51 मिलियन। और 51 मिलियन की पेमेंट करने के बावजूद वहां पे ग्रे स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट था। ग्रे स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है तो बाकी चीजों का आप अंदाजा लगा लें कि क्या वहां पे काम हुआ होगा। बाउंड्री वाल लड़कियों के लिए, के हॉस्टल के लिए बाउंड्री वाल तयशुदा थी, वो मौजूद बिल्कुल नहीं है, बनाई नहीं गई। उसकी डोर्स, विंडोज, जो खिड़कियां दरवाजे हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन बिलो द क्वालिटी है, बिलो स्टैंडर्ड है। इस तरह से वहां पे सैनिटरी का कोई नहीं है, वहां पे सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई और उसके बावजूद उनको मुकम्मल पेमेंट जो है वो 51 मिलियन की कर दी गई है, हालांकि एस्टिमेटेड कॉस्ट 45 मिलियन थी। इस तरह से एडमिन ब्लॉक की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 34,4 मिलियन थी, लेकिन उन्होंने उनको 39,3 मिलियन पे कर दी, मुकम्मल से ज्यादा कर दी। और उसके बावजूद वहां ना ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, ना सीवरेज है, ना वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन है, ना वहां पे रास्ते हैं। पेंट की सूरत हाल ये है कि अभी यूनिवर्सिटी जो है वो जहां पे पेंट किया भी गया है तो वहां पे पेंट की सूरत हाल ऐसी लगती है कि जैसे ये कोई 50 साल पहले किया गया था और वो इस्तेमाल होता रहा और वो खड़ गया। आप वहां पे दरवाजों की जो लकड़ी है उसको जाके देखें तो वो उसको अभी से दीमक ने जब वो ये 2-3 सालों के अंदर दीमक ने उसको खत्म, डैमेज कर दिया। इस तरह से बॉयज हॉस्टल है, उसकी 96 मिलियन का एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, 104.5 मिलियन की पेमेंट कर दी उन्होंने, कागजात में उसकी पेमेंट एक्स्ट्रा हो गई है। लेकिन बॉयज हॉस्टल की सूरत हाल ये है कि वहां भी ना वॉशरूम काम के हैं, ना उनकी कोई सेप्टिक टैंक्स बने हुए हैं, ना इलेक्ट्रिफिकेशन है, ना सीवरेज है और ना ही सैनिटेशन का कोई, सैनिटरी का कोई बंदोबस्त वहां पे है, कोई इंस्टॉलेशंस वहां पे नहीं है। इस तरह से एक ऑफिस है बिल्डिंग एंड वर्क्स B&W का, और उसका 5 मिलियन का एस्टिमेट था, 5.7 मिलियन की पेमेंट हुई है। आप अंदाजा लगाएं, हर जगह पे एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा की पेमेंट हुई है और उस ज्यादा पेमेंट करने के बावजूद वहां पे आप जाके देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे भूत बंगले खड़े हैं जहां पे ऐसे लूट मार का और या फिर किसी दुश्मन ने उस जगह को तबाह किया हुआ है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी, उसके लिए 20.6 मिलियन क्या एस्टिमेट था, 21 मिलियन जो है वो पे करके, उसके बावजूद वहां पे आप देखें तो ना लाइब्रेरी की प्रॉपर जगह है, ना उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर भी अधूरा है और बाकी जितनी फैसिलिटीज हैं वो भी मिसिंग है। वहां पे हेल्थ केयर सेंटर है, उसके 3.39 मिलियन उन्होंने पे कर दिए हैं और वहां पे आप जाके देखें तो सारी बिल्डिंग की तरह वहां भी सारी फैसिलिटीज मिसिंग है और कोई वहां पे कंप्लीशन नहीं है। अल्लाह का घर वहां पे मस्जिद बनाना उन्होंने था और उसके लिए 5.18 मिलियन रकम मुख्तस की गई थी, 6.39 मिलियन रखी उन्होंने पेमेंट कर दी, एक्स्ट्रा कर दी, 10 मिलियन से ज्यादा पे कर दी, इससे भी ज्यादा कर दी। लेकिन उसके बावजूद वहां पे आप जाकर देखें वजू खाना तक नहीं है, पेंट तक उसको नहीं किया गया, रास्ता उसका कोई नहीं है, वहां पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, सेप्टिक टैंक्स नहीं बने हुए, सफे नहीं है अंदर, फर्श की जो सूरत हाल आप जाके देखें, दीवारों की देखें, दरवाजों की देखें, खिड़कियों की देखें, वहां पे कोई चीज नहीं है। और वहां पे और इन्होंने PC4 जारी किया हुआ है कि कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आप आके एडमिशन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी मौजूद है। इस तरह से एकेडमिक ब्लॉक है, उसकी 141 मिलियन का एस्टिमेट था, 161.5 मिलियन उन्होंने पे कर दिए। पे करने वाले लोगों ने ऐसे समझा हुआ था कि जैसे ये कोई ऐसा जजीरा है जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है और माले मुफ्त है, दिल बेरहम के साथ अपनों को नवाजें। और मैं अभी उन कंट्रैक्टर्स के नाम नहीं ले रहा, किसी मुनासिब वक्त में हम इंशाल्लाह उनको भी बताएंगे कि कौन किसका चहीता था। इस तरह से फैकल्टी हॉस्टल, प्रोफेसर्स के लिए जो हॉस्टल था उसकी 17.3 मिलियन उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, 18.5 मिलियन ठेकेदार ने ले ली, उसको दे दी गई है और कंप्लीशन का सर्टिफिकेट उसको दे दिया। आप वहां मौके पे जाके देखें कि कोई वहां पे प्रोफेसर तो क्या कोई मजदूर भी वहां रह सकते हैं या नहीं। इस तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 78.5 मिलियन की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, 111.7 मिलियन लोगों ने पे कर दिया, ठेकेदार ने वसूल कर लिया। आप मौके पे जाके देखें, आपको पता चलेगा कि वहां कौन सी रिसर्च और कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ रिसर्च हो सकती है। इस तरह से एक मिनी मार्केट छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसमें 3.7 मिलियन उसकी कॉस्ट थी, 5 मिलियन में पे कर दिया और वहां पे आप जाके देखें मार्केट तो क्या मिनी भी वहां पे आपको नजर नहीं आएगी। इस तरह से फिर उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी इसके ऊपर और एक इनके लिए अच्छा खासा मसला बना हुआ है। लेकिन मैं सवाल करता हूं
कि इस दौरान ये सारा अरसा आप देखें तो 2014 से लेकर 2023 तक इस दौरान दो पार्टियों की हुकूमतें आई, दो पार्टियों के एमएनए थे, उन्हीं हुकूमतों के एमएनए थे जो एमएनए बने, उनकी हुकूमतें अपनी थी, मरकज में सूबे में भी उनकी अपनी हुकूमतें थी और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था इनकी, और ये मिनिस्टर्स भी रहे हैं, इनकी नाक के नीचे यहाँ पे होता रहा है और इन्होंने इसमें से कितने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। ये हो नहीं सकता कि उसके बगैर जो है वो बगैर किसी मुफाद के ये लोग इस तरह से खामोश हैं। इन लोगों हमें इन लोगों से हिसाब चाहिए और हम चाहते हैं कि अटक के लोग जिनको मुंतखब करके भेजते रहे हैं, अटक के लोगों की अदालत में कटेरे में खड़े होकर ये लोग बताएं हमें कि इन्होंने क्यों नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, क्यों इनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा है और ये बिल्कुल खामोश बने बैठे हैं। इन्होंने आज तक क्यों नहीं उनको पूछा, कहीं कोई इनकी तरफ से किसी असेंबली में कोई करारदाद, कोई तहरीक, कोई तहरीक इल्तवा, कोई तहरीक इस्तहकाक पेश हुई हो कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, या कौमी असेंबली का अगर ये सब्जेक्ट नहीं था तो कौमी असेंबली के उम्मीदवारों ने दोनों पार्टियों के थे, वो हमें बताएं कि उन्होंने इसके लिए कहाँ आवाज उठाई है, किस फोरम के ऊपर उन्होंने जाके अवाम की अमानतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनके ज़िया के खिलाफ जो है उसकी बात की हो। तो इस तरह से ये जो जुल्म है, लेकिन अब इसका जो नुकसान हुआ है, एक तो ये हुआ है कि एक कौमी पैसा जाया हुआ है बड़ी तादाद में, बड़ी एक रकम जो है वो, और इसकी रिकवरी का अभी तक कहीं से कोई भी अंदाजा हमें नहीं हो रहा कि होगी या नहीं होगी। इसी तरह से एक नुकसान ये है कि डिले हुआ है, हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां जिन्होंने यहाँ दाखिला लेना था, यहाँ पढ़ना था, और इस वक्त जो मुल्की यूनिवर्सिटियों की और उनके हॉस्टलों की जो अखलाकी सूरत हाल है उसमें हम लोग अपनी बच्चियों को दूर दराज भेज नहीं सकते। इस मुल्क का जो अखलाकी दिवालियापन इन लोगों ने कर दिया है, हम अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं कम खर्च पे, और जो मुनासिब फीसें उनके ऊपर हम पढ़ाना चाहते हैं, कम से कम दूर जाने का खर्चा या दूर रहने का खर्चा, ये सिक्योरिटी रिस्क जो उनका है उसको तो हम काबू पा सकते थे, लेकिन वो भी एडमिशन अभी भी नहीं हो रहे। एक दफा इन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया था एडमिशंस का, फिर उन्होंने उसको वापस लिया, इसलिए कि ऑन ग्राउंड यहाँ सूरत हाल जो थी उनके लिए शर्मिंदगी और बेइज्जती का बायस बना। लूट मार करने के बाद फिर वो उनके लिए मुमकिन नहीं था कि इस इदारे के अंदर दाखिले वो शुरू कर सकें। मैं आपको फिर दावत देता हूं कि आप वहां पे जाएं, जाके देखें कि वहां पे क्या सूरत हाल है, और पीडी साहब से भी आप लोग पूछें, और हम चाहते हैं कि मुकम्मल तहकीकात हो, मौजूदा पीडी से पूछा जाए, साबिक पीडी है उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, इनसे भी पूछा जाए कि, और असल में पीडी थे जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया, इन्होंने किया तो इनसे पूछें, पिछलों ने किया तो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। और हम अपने जजों से ये कहते हैं कि अज खुद नोटिस लें, और अगर बड़ी अदालतें नहीं ले सकती तो हमारे जिले की जो अदलिया है हम उनसे कहते हैं कि आप लोग इसके अंदर इन्वॉल्व। हम अपने वकला से कहते हैं, माहिरीन तालीम से कहते हैं कि ये क्या खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। और अब देखिए एक नुकसान ये है कि आप अगर किसी वक्त दाखिले शुरू होते हैं और उन बिल्डिंग्स की, मैं कहता हूं कि दोबारा से फिटनेस इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि हमारे बच्चे वहां इस काबिल वो बिल्डिंग्स हैं कि हम अपने बच्चों को वहां ट्रस्ट करके बिठा सकें। किसी जल्जले, किसी और आफत, नागानी आफत की सूरत में हमारे बच्चों की जिंदगियों का क्या बनेगा। तो इस तरह से देखें कि हमारे, यानी अव्वल तो ये लोग हमारे लिए कुछ करते नहीं है, और जब कोई सियासी तौर पे किसी चीज को मार्केटिंग करने के लिए, अपनी सियासत की मार्केटिंग के लिए कोई एक आध सफेद हाथी खड़ा भी करते हैं तो उसके पैसे हमारी जेबों से निकालते हैं। इन्हीं की चहीते ठेकेदार होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और वो यहाँ से यानी पैसे लेके चले गए। हम मौके पे गए, हमने जाके चौकीदारों से, वो जो उनके वहां पे बैठे हुए थे लोग, उनसे पूछा हमने कि ठेकेदार किधर है। उन्होंने कहा जी ठेकेदार साहब तो भाग गए, और ये हम लोग तो यहाँ पे उनके सरिये और उनकी बजरियों की और इन चीजों की हम निगरानी और चौकीदारी कर रहे हैं। इस वक्त 38 मुलाजिम, हमने फिर वहां पे थोड़ा सा पूछा हमारे लोगों ने, तो 38 मुलाजिम जो है वो वहां पे यूनिवर्सिटी की तरफ से तनख्वाहें लेने वाले वहां पे डिप्यूटेड है, लेकिन मौके के ऊपर आपको एक भी नजर नहीं आएगा। शायद कोई गेट के ऊपर एक आध नजर आए, वो भी सादा कपड़ों में, नहीं पता चलता कि वो यूनिवर्सिटी का मुलाजिम या किस ठेकेदार ने अपना माल बचाने के लिए उसको वहां पे रखा। हमारे पास कोई वहां पे ऐसा बंदा नहीं है जो वजाहत कर सके कि यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। दीवारें गिर रही हैं, अच्छा फिर ये भी वजाहत करने के लिए वहां कोई बंदा मौजूद नहीं है कि वो जो 1000 से जायद कनाल जो रकबा है वो पूरे के पूरे वहां मौजूद है या नहीं। वहां पे हमने हमारे दोस्तों ने फसल जो खड़ी देखी तो पूछा कि ये किस चीज की है, तो किसी ने आए बाएं शाएं की, किसी ने कहा जी ये रिसर्च के लिए है। रिसर्च कौन कर रहा है? ठेकेदार रिसर्च कर रहे हैं, इर्द गिर्द के पड़ोसी रिसर्च कर रहे हैं। हमें तो पता चला कि किसी ने घोड़े रखे हुए हैं, घोड़ों के लिए जवार जो है वो वहां पे काश्त की, तो वो किसी सियासी शख्सियत थे।
इतने बड़े बड़े घपले हमारे एमएनएस की नाक के नीचे, उनकी आंखों के सामने, उनके बिल्कुल उनके अपने शहरों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, जिसके पूरी इंतजामिया की नजर में है, वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। तमाम लोगों से मुतालबा करते हैं कि इनका एहतसाब करें, इनसे सवाल पूछें, जहां पे ये आए इनसे पूछें, चाहे वो इंतजामिया का बंदा है, चाहे वो इलेक्टेड एमएनए एमपीए था, और इस वक्त निगरान जो है उनसे भी पूछा जाए कि आप लोगों को तो बड़ा शौक है, आप कहते हैं जी हम लोगों को तरक्की दे रहे हैं और आप नए नए इदारे बना रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी बना रही है, डिप्टी कमिश्नर बना रहे हैं, कमिश्नर साहब पिंडी से और हमारे निगरान वज़ीर आला साहब, इन्हें शौक चढ़ा है नया नया अटक के अंदर जो है वो जिमखाना बना रहे हैं। ये जिमखाना किस लिए बना रहे हैं भाई? इसमें किसी आम आदमी के लिए एंट्री होगी, आम आदमी का बच्चा वहां जा सकेगा? ये तो अशराफिया के लिए, एलीट क्लास के लिए बना रहे हैं, जिसकी लाखों रुपए फीस होगी। हम नहीं कहते कि आप ना बनाएं, आप बनाएं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर अशराफिया को फीस देकर मौजे मारने का शौक है तो प्राइवेट जगह खरीदें जाए, बहुत सारी जगह मौजूद है, मार्केट रेट पे जाकर खरीदें। आपने पहले ही इस मुल्क के अंदर अंग्रेज की गुलामी की इस यादगार को जिंदा रखा हुआ है, पिंडी के अंदर है, लाहौर में है, इस्लामाबाद क्लब है, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपने वो बनाए हुए हैं, लेकिन आप उसको अवाम के एक्सपेंस के ऊपर लोगों को याशियां करवा रहे हैं। सरकारी जमीन है, कोड़ियों के मूल उसकी लीज के पैसे आप देते हैं, कोड़ियां हैं, जहां पे मार्केट में एक एक दुकान लाखों रुपए किराए देती है, वहां पे शहरों के सेंटर के अंदर कीमती सरकारी जमीन आप सैकड़ों रुपए के हिसाब से अंग्रेज के दौर से कर रहे हैं। उस वक्त की पैसे की वैल्यू और आज की पैसे की वैल्यू देखें, और ये 99 साल की लीज के ऊपर आपने ली है। हम हुकूमत से कहते हैं कि नए जिमखाने बनाने पे पाबंदी लगाई जाए, अगर बनाने हैं बिल्कुल बनाएं, प्राइवेट जगह खरीदें, कैश से खरीदें और अपने लिए असासे बनाएं। इन लोगों की फीस लोग फीसें देते हैं तो हम बनाते हैं, लोग फीसें जमीन की भी दें ना, जमीन की कीमत भी लोगों की फीसों से जमा करके दें, और सरकारी जमीन ना दें उनको, कीमतन भी ना दें, सरकारी जमीन कीमतन क्यों दें? आपके जिले के बच्चों के लिए तालीमी इदारों में फैसिलिटीज पूरी हैं, उनके कमरे पूरे हैं, अस्पतालों में बेड लगाने के लिए कमरे पूरे हैं, लोग आम आदमी के बच्चे को वर्जिश के लिए कोई जगह मौजूद है, दस्तयाब है, जहां वो फ्री जाके कर सके। अगर वो नहीं है तो सिर्फ इलीट क्लास के चोंचलों और उनके लल्ले तलल्लों के लिए हमारी जमीन, हमारे अवाम की मिल्कियती जमीन, उसको इस मकसद के लिए आप करेंगे तो हम उसके लिए मुजाहमत करेंगे। बल्कि मुझे पता चला है कि पिंडी के जिमखाना में भी तोसी हो रही है, लाहौर वाला पहले ही कोई कई 100 एकड़ों के अंदर है, यही कोई चंद 100 रुपए, 100-200 रुपए फी कनाल के हिसाब से शहरों के सेंटर में महंगी जमीन को वो कर रहे हैं। यानी शहर की जो वाइड फैसिलिटी है, पब्लिक के लिए दस्तियाब है, एक पार्क है, उसको आप, और इतना बड़ा तारीखी पार्क है, उसको भी उसके अंदर आप शामिल कर रहे हैं। पब्लिक के मतलब आप ये अवाम के गले को घोंट रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो पहले से बने हुए हैं उनको नए सिरे से रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, और उनका किराया मार्केट के हिसाब से इन लोगों से लिया जाए। इसलिए कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते, बच्चों को आटा पूरा नहीं कर सकते, तालीम आप वैसे देते नहीं है, खरीदनी पड़ती है, इंसाफ केस अगर करना पड़ जाए तो इंसाफ नहीं मिलता, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग रेलवे लाइनों पे लेट रहे हैं, नहरों में छलांग लगा रहे हैं, जहर दे रहे हैं अपने बच्चों को, और आपके याशियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे जिले में जो लोगों के गुर्बत है, बेरोजगारी है, जो उनका अपना हक है उसको क्यों नहीं उनको दिया जाता? आपके गाजी बरोथा की जो बिजली की पैदावार है उसके खालिस मुनाफे में आपके जिले के लोगों का हक है। ज्यादा नहीं करते, सारे जिले का नहीं करते, तो कम से कम जिन तहसीलों के लोग इफेक्ट हुए हैं उनके बिजली के बिलों के अंदर करें, कुछ यूनिट फ्री करें, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री करें, हक है इन लोगों का। और कम से कम ये 2-3 तहसीलें तो इससे मुस्तफीद हो सकती हैं। इस तरह से जिन तहसीलों के अंदर से गैस और पेट्रोल निकलता है, वहां उन लोगों को उसकी रॉयल्टी के अंदर से जो है हिस्सा दिया जाए, और उसके बदले में उनको कोई चीज फ्री में दी जाए। इन चीजों के ऊपर आपका जहन नहीं है, और वही कुछ आप कर रहे हैं जो आपको अशराफिया को सुखाता है, और उनको आप ओबलाइज करना चाहते हैं, सियासी तौर पे ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, और अपने जो मुस्तकबिल के जो बंदोबस्त हैं उनको पक्का करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इस हमारे जिले के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है अमन अमान की, दिन दिहाड़े जो है ना वो डाकू आधा घंटा खड़े होकर लोगों के जो है वो जेबें काटते हैं, लोगों से चीजें छीनते हैं, उनकी जान को खतरा है, इज्जत को खतरा है, उनके माल को खतरा है, और रोजाना कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है, डाके की वारदात होती है, और लोगों को जो है गोली मारने से भी नहीं चूकते। और इसके ऊपर अगर कोई साफी आवाज बुलंद करे तो उसका नाम पर्चे में शामिल कर लेते हैं। हम इंशाल्लाह साफियों के साथ भी खड़े होंगे, लेकिन हम यहाँ की पुलिस को भी बताना चाहते हैं
कि आपको हमने पहले भी वार्न किया है। हमने ये बिजली के बिलों के मुहिम के साथ हमने ये बात भी कही थी कि हमारे अटक जिला जो है वो एक सूबे का सरहदी जिला है, दूसरे सूबे के साथ मिलता है। ऐसी जगहों पे जो जराइम पेशा अनासर हैं वो फायदा उठाते हैं और कानून की निगाह से गैर कानूनी तौर पे बच के एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह जुर्म करके दूसरी जगह चले जाते हैं। इधर से जुर्म करके दरिया क्रॉस कर लेते हैं, उधर से जुर्म करके इधर आ जाते हैं। तो आपने इसके लिए कौन सा प्लान किया है? मैंने एक पुलिस अफसर से बात की तो वो कहने लगा कि जी मुल्क के जो माशी हालात हैं वो खराब हैं और लोग इस वजह से चोरियां डाके करते हैं, इसलिए कि लोग भूख से मर रहे हैं। तो फिर आप छोड़ दें, आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? अगर लोगों को लाइसेंस मिल जाए कि वो भूखे हैं तो वो डाके मारें, ये अपनी जगह पे जुर्म है कि आप उस हुकूमत के मुलाजिम हैं और जिस फोरम पे आपको कहना चाहिए वहां पे आप नहीं कहते कि आप लोग मुल्क के लोगों के लिए माशी तौर पे आसानियां पैदा करें ताकि वो जराइम की तरफ जो वो माइल ना हो। तो यहाँ पे आप हमें उसकी वजह बताते हैं, आपने उसके लिए कौन सा कदम उठाया है? तो इस तरह से अगर ये कहें कि जी फिर जवाब बन जाता है तो ठीक है, फिर माशरे के अंदर फिर आपकी तनख्वाहें भी हमारे ऊपर क्यों बोझ बनी? आप भी घरों में बैठे, हम जैसे लुटते हैं आप भी लुटें। इस तरह से मैं फिर एक दफा ये बात कहना चाहता हूँ कि महंगाई ने, बिजली के बिलों ने लोगों को आखिरी हद तक जो है वो मायूस कर दिया। हम चाहते हैं कि ये मुल्क फले फूले, इस मुल्क के लोग तरक्की करें, यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें, यहाँ पे उनको उनके जिले के अंदर नौकरी मिले। हमारे जिले के अंदर इस वक्त जितने इदारे हैं उनमें कितने मकामी लोगों के लिए कोटा रखा गया? ये आपके पास कामरा है, ये गाजी बरोथा है और बहुत सारे इदारे, संजवाल कैंट है, अटक कैंट है और इस तरह से बाकी जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, तालीमी इदारे हैं, उनके अंदर मकामी लोगों का कितना कोटा है। तो हमें जब आप लोगों को इस तरह से दीवार के साथ लगाएंगे, हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे, तालीम से दूर होंगे, उनकी तालीम के लिए जो बनाए जाने वाले इदारे हैं जिनका आप बाद सियासतदान में वो बड़े जलसों में हाथ बुलंद करके दावा करते थे कि हमने ये बनवा दिया वो बनवा दिया, उसके अंदर अगर आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और अभी तक आज 9 साल हो गए हैं इस इदारे को कब संग बुनियाद रखे हुए, अभी तक वो इस काबिल ना, उसके करीब ही उसके सामने जो है ना वो आप देखें तो एक और इदारा है, वो एक डिफेंस के इदारे की यूनिवर्सिटी है। अब वो उसके बाद शुरू हुई और उससे पहले मुकम्मल हुई और वहां क्लासें भी शुरू हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हम जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आप हमें शर्मिंदा ना करें कि आपके ऊपर भी कोई फौज का डंडा ही हो, तब आप लोग समझेंगे। और हम सिविल ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही सबको और अपने सियासतदानों को भी कहते हैं कि ये आपके ऊपर कर्ज है। जब तक ये नहीं उतरेगा इंशाल्लाह हम ये आवाज बुलंद करेंगे, पब्लिक को बेदार करेंगे और आपसे इंशाल्लाह हिसाब लेंगे।